दोस्तों, अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर हो, यानी कि उस पे जितना भी वॉल्यूम है उस पे आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपसे कहें कि तीन बिंदुओं पे, तीन पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जैसे कि कल आपने देखा था स्फेरिकल सेल में निकाला था। आज क्या करेंगे, ये सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, यानी चार्ज पूरी यूनिफॉर्मली वॉल्यूम पे है। अगर हम एक पॉइंट कहें ए आउटसाइड द स्फीयर, बी एट द सरफेस, जो कि चार्ज को इंक्लोज करता है। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है कि सी पॉइंट, जो कि इनसाइड द स्फीयर है। कल आपने देखा था स्फेरिकल सरफेस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जैसे ही चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पे आ जाता है पूरा चार्ज बाय द वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इनसाइड द स्फेरिकल सेल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिली थी, लेकिन आज मिलने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो है Q जो है पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए पहले निकालते हैं पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए हमेशा की तरह क्या करेंगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। हाँ, इतना मान लीजिए कि एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है। काला रंग बहुत होता जा रहा है, चलिए थोड़ा सा रंग बदल लिया जाए। और हमने कहा सेंटर O से A तक की दूरी स्मॉल r है, जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इधर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस की दो खसूसियत बताई थी क्या, एक तो वो प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और जो फ्लक्स होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो ये आपने गॉसियन सरफेस खींच ली, स्फेरिकल था, स्फीयर था, तो इसलिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थी और आपने खींच ली। अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या केवल गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होती है? नहीं भाई, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और आपकी क्यूबिक भी हो सकती है। आप पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको सब मिलेगा। ये हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल एरिया ए, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। और ये जो आपका एरिया वेक्टर निकला है, बल्कि डी ए ले लीजिएगा स्मॉल एरिया, और ये आपका नॉर्मल टू द एरिया जो आपका डी ए वेक्टर है। बस आपका काम बन गया। आपने कहा सर जो हमारा फ्लक्स है छोटा सा निकलेगा वो ई वेक्टर, क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है प्रत्येक पॉइंट पे, और छोटा सा एरिया लिया, एरिया वेक्टर। दोनों आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो डी ए कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में कॉस 0, ये हो गया ई डी ए। इसका मतलब अगर हमको कुल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर दें, सरकारी कापी मिलेगी। तो आपने होल सरफेस को इंटीग्रेट कर दिया। देखिए यहाँ चेंज किसमें हो रहा है, सरफेस एरिया में, तो इंटीग्रेट किसका करोगे, सरफेस करोगे। ई तो बेचारा कांस्टेंट होता है। बस आपका काम बन गया। आपने कहा जो हमारे पास फ्लक्स है वो बराबर हो गया ई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि भाई हमारा गॉस लॉ कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, Q एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे आपने गॉस लॉ लगा दिया, बस काम बन गया। E बराबर एरिया क्या होगा, जाहिर सी बात है स्फीयर है तो एरिया स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस ही बनेगा गॉसियन, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई, रेडियस आपका ए है। ध्यान दिया जाए, एरिया आप गॉसियन सरफेस कर लेते हैं, और जब चार्ज के समय में आएगा तो जितना चार्ज पर एरिया होगा वो वाला लीजिएगा। अक्सर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, आप लोग को कंफ्यूजन होता है। क्यों, तो टोटल चार्ज था इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं थी, काम बन गया। इसलिए E बराबर 1/4 पाई, इधर से ले आए, एप्सिलॉन 0 इधर ले लिया। Q टोटल चार्ज था, डिस्टेंस r² था, पहली कंडीशन आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आइए पॉइंट B पे लेते हैं जो कि बिल्कुल सरफेस पे है। तो इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, थोड़ा सा रंग बदल लें, लाल लाल बहुत हो गया है, काला कर लेते हैं। तो आपने कहा सर काम करने का वही तरीका है कि एक
गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ऐसी सरफेस जो टोटल चार्ज को इनक्लोज कर रही है, टोटल का जितना भी चार्ज है उसको इनक्लोज कर रही है, कम होगा तो कम करेगी। तो आपने एक वीक पॉइंट के लिए, दूसरे के लिए एट पॉइंट पी आपने कहा कि सर, यानी एट सरफेस गॉसियन सरफेस खींच दिया है, और ये कहाँ पे था, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वो इम्तिहान में सवाल पूछता है आउटसाइड है कि सरफेस पे है कि इनसाइड है। तो आपने एक गॉसियन सरफेस खींच दी, जाहिर सी बात है स्फीयर की गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होगी, क्योंकि उस पर आप देख रहे हैं प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी आपका ये मिल गया। छोटा सा कंसीडर एरिया कर लिया और एरिया वेक्टर ले लिया, काम बन गया। आपने कहा छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, कितना होगा, फील्ड तो कांस्टेंट है, जितना एरिया लिया है वो है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, गॉसियन सरफेस है, डी ए कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो 1 होता है, तो आपने कहा डी फाइव इक्वल टू ई डी ए। आपने कहा इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर स्फेरिकल सरफेस, तो जो टोटल फाइव मिल जाएगा, ई कांस्टेंट है, एरिया। अब यहाँ पे एक काम कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा कि आप कह दीजिएगा कि सर अप्लाइंग, लिख दीजिएगा हमारे इम्तिहान में, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो ये क्या कहता है, कहता है कि जो भी फ्लक्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बस काम बन गया। ये आप पीछे से ले आए हैं, देख लीजिए फिर से, ये क्या है, फाइव बराबर आपका ई और सरफेस एरिया इंटीग्रेशन ऊपर सरफेस एरिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब की बार कितना है बेटा, देखिए अब की बार यही है, आर है, रेडियस आर, तो सरफेस एरिया भी आपका यही हो गया। तो आपने कहा सर 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, काम बन गया। 1 अपॉन 4 पाई लिख लिया, एप्सिलॉन जीरो लिख लिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख लिया। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बेटा इंटरेस्टिंग क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। कल का जिन्होंने नहीं देखा है देख लें, हमारा लेक्चर इससे पहले वाला, उसकी हमने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से भी जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 ही था। अब आइए इस पे आते हैं। तो काफ़ी काला हो गया है, थोड़ा सा लाल कर लिया जाए। आज देखिए सब कुछ सही चल रहा है, कल हम लोग का यूट्यूब भी नहीं चल पा रहा था। अब अगर सी पॉइंट पे खींचना है, वो कहाँ है, इनसाइड है, तो ये हो गया। तो देखिए बेटा इनसाइड आपको क्या दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, एम आई राइट? ये मान लीजिए आपने कहा सर अंदर तो क्यू डैश है, क्योंकि टोटल चार्ज आपका क्या था, क्यू है, ठीक है। और जितना सी पॉइंट पे आपको लेना था, एक गॉसियन सरफेस खींची आपने, गॉसियन सरफेस खींची, और गॉसियन सरफेस ने जो भी चार्ज इंक्लूड किया है वो ये है। मान लीजिए सी पॉइंट तक आपने कह दिया कि सर हमारे पास आर डैश रेडियस था, सी पॉइंट ओ से सी की दूरी आर डैश थी, एम आई राइट? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, क्यू डैश को निकालना है। अगर आप क्यू डैश निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले लिखें तीसरा, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर हमको निकालनी है, एम आई राइट? अच्छा, क्यू डैश कितना होगा, क्यू डैश बहुत आराम से कह रहा है कि यार चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम पे, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम क्यू डैश का है, जितना भी वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपको मिल गया। डेंसिटी यूनिफॉर्म है, आपने कहा भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जितना वॉल्यूम इतना है उससे गुणा कर लेंगे, काम बन जाएगा। बस देखिए टोटल चार्ज क्यू था, वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यू, ये रेडियस ऑफ स्फीयर था, और ये इसका रेडियस आर डैश था, आर डैश क्यू। बस ये कैंसिल हो गया। जहाँ क्यू डैश लिखना था वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर डैश क्यू। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी ब्यूटी। वहाँ तो जीरो हो गया था, इसलिए स्फेरिकल सेल में तो आप मस्त। फिर से वही काम आप कराए ना हमको, हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कीजिएगा, नंबर आपको लेने हैं। हमने कहा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो ई। अब की बार एरिया क्या हो गया, 4 आर डैश स्क्वायर
ध्यान आया? एरिया किसका लेते हैं? गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। और ये आपका क्या था बेटा? आर डैश था। काम बन गया आपका। क्यू डैश कितना है? आपने कहा सर हमारा क्यू डैश है क्यू, ये एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, ये हो गया आर डैश क्यू अपॉन आर क्यू। देखिए ये कट गया, पूरा नहीं कटा, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है बेटा। रेडियस ऑफ स्फीयर भी कांस्टेंट, तो इतनी चीज कांस्टेंट हो गई, तो किसका बचा? आर डैश। एम राइट? तो अगर मेरी अनुभवी निगाह से देखें तो जो इस केस में इतनी चीज कांस्टेंट है, ना आपका टोटल चार्ज चेंज हो रहा है, ना उसका रेडियस चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है इनसाइड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस की हो गई। अगर हमसे कहा जाए यार एक ग्राफ खींचिए, कहें किस किस के बीच में, कहने लगे सर आपने क्या निकाला है? कहें इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके रिस्पेक्ट में? कहने लगे डिस्टेंस आर। अब आर दो दफे हुआ, एक तो ये हुआ जब रेडियस से पहुंचे थे आप, रेडियस से 0 से लेके रेडियस तक, यानी आपको फिगर में दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। एम आई राइट? बस देखिए काम बन गया। यहाँ से देखे यहाँ तक आपको क्या मिल रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा था, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी। आर है ना, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये बढ़ेगी। थोड़ा सा रंग चेंज कर लें, अच्छा लगेगा। इसको हमने कर लिया ब्लू, कलर्ड है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फील्ड यूँ बढ़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए इस सरफेस पे तो उतनी है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो फील्ड है इतना कांस्टेंट है। अगर देखिए तो E इज आर वेरिएबल है ना, तो इन्वर्सली है और उसके स्क्वायर के बराबर है, यानी एक्सपोनेंशियली है और स्क्वायर है, तो ज़्यादा कर्व मिलेगा इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल। ये तो सब आप जानते ही हैं। तो अगर ग्राफ खींचना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, तो आपको इस तरीके का, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड जो है वो फील्ड है आपकी 1/r², और यहाँ पे जो है उसका वेरिएशन r से है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाबना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।